हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, आज हम घटना चक्र के मॉडर्न इंडिया का पार्ट 2 कर रहे हैं। जो घटना चक्र का सीरीज स्टार्ट हुआ है, इसमें आपको सारी बुक्स करवाई जाएगी। ठीक है, पार्ट वाइज मैं करवाऊंगा इसमें, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो सब आपसे शेयर किया जाएगा। ये जो मैं करवा रहा हूँ इसमें, ये बिहार दरोगा का जो अभी एग्जाम्स होने वाला है, BPSC का और बाकी जो भी कंपटीशन के एग्जाम्स है, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे जो पहला पार्ट आया है उसमें हमने घटना चक्र का पार्ट 1 में जो किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसे आप देख सकते हैं। इसका मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ मैंने। ठीक है, आज जो टॉपिक हमारा है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसे हम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लासी का युद्ध से ही जो ब्रिटिशर्स थे उसने अपना शासन करना स्टार्ट कर दिया था। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 में ईस्वी में अंग्रेजों के नवाब बंगाल के सिराजुद्दौला को पराजित किया। ठीक है, नवाब की सेना में 3 जो लोग थे मेन विद्रोही के रूप में, वो थे मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ, जिसने अंग्रेजों को हेल्प की थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन इसमें, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका डिस्क्रिप्शन हमने पहले ही देख लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्लासी का युद्ध जो स्टार्ट हुआ था वो लॉर्ड क्लाइव के टाइम पर ही स्टार्ट हुआ था। यहाँ डिस्क्रिप्शन में हम देख सकते हैं कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1757 में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। इसका डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि पूर्णिया और रंगपुर के फौजदार के रूप में कौन जाना जाता है? ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था। ठीक है ना दोस्त, अब इसमें दिया है कि मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। मुंगेरों में तोपों तथा टोड़ेदार बंदूकों यानी कि मैचलॉक गन बनाने की व्यवस्था की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुंगेर में तोप तथा टोड़ेदार बंदूकों की व्यवस्था किसने की थी? तो मीर कासिम ने की थी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त मीर कासिम ने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने किए गए, कुछ नए कर लगाए तथा पुराने करों पर 3/32 भाग अतिरिक्त कर के रूप में लगाए गए। उसने एक और कर खिजरी जमा, जो अभी तक अधिकारियों द्वारा छुपाया जाता था, भी प्राप्त किया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि खिजरी जमा क्या था? तो खिजरी जमा एक कर था जो किसके द्वारा लगाया गया था? मीर कासिम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर इसका, शाह आलम द्वितीय। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी उसे 26 लाख रुपया दिया जाना था।
किसको? तो सम्राट को, शाह आलम द्वितीय को। ठीक है, शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, 1803 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया अंग्रेजों द्वारा। किसके टाइम पर? तो शाह आलम द्वितीय के टाइम पर। नेक्स्ट है कि शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। ठीक है, यानी कि अकबर द्वितीय कौन था? बहादुर शाह द्वितीय का फादर था। अकबर द्वितीय के बाद ही बहादुर शाह जफर, जो कि लास्ट मुगल सम्राट था, वो गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुगल सम्राट ने। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन हमने ऊपर देख लिया है। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी के अधिकार दिए गए? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव भी आप कह सकते हैं। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। यहां से क्वेश्चन एक बनता है कि शाह आलम को 1765 के संधि के बाद कहां रखा गया? तो इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कारा के जो जिले नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। अब यहां पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद रजा खान। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका डिस्क्रिप्शन आप देखिए। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार भगोरे सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया, उसे इलाहाबाद में रखा गया। ठीक है, शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी 26 लाख रुपया देगी। किसको? तो सम्राट को। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए उप दीवान, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को, कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। अब देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, बंगाल के लिए अगर पूछेगा उप दीवान तो मोहम्मद रजा खान हो जाएगा, वहीं बिहार के लिए पूछेगा तो राजा सिताब राय की, मतलब सिताब राय आंसर होगा। ठीक है, मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था, यानी कि ये दोनों कंपनी के लिए काम करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खासी। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों में जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाले खासी जनजाति के लोग ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें अंग्रेजों से पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय 1765 में बक्सर के युद्ध में 3 सम्राट थे, 3 राजाओं ने मिलकर लड़ा था अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, जिसमें शाह आलम द्वितीय भी था। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत, ठीक है, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, वो था ऑप्शन नंबर ए, बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध, यहाँ पे ये डेट है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। तो 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर में के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम से पूछे गए। यानी कि हेक्टर मुनरो जो थे वो अंग्रेजों का
नेतृत्व किया था। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। पीई रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ये कथन दे देगा आपको और जो पर्सन है उनका नाम पूछा जाएगा। तो पीई रॉबर्ट्स के अनुसार। अब यहाँ पर देखते यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजी की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, अब यहीं पर देखते हैं जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, जैसे पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो 1761 में। उस टाइम भी जो सम्राट था शाह आलम द्वितीय ही था। ठीक है, तथा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बक्सर का युद्ध। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही नहीं है। बाकी ऑप्शन के ऊपर देखते हैं हम कि जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की, ये सही है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय लॉर्ड क्लाइव को था, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी ने द्युति के सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे कहते हैं के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही नहीं है। आप यहां पर देख सकते हैं कि विलियम बेंटिंग 1828 से 35 के शासन के 7 वर्षों में पुरानी नियंत्रण बुद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिंग का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण बहुत देर तक स्मरण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट है कि लॉर्ड डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर तथा संभलपुर और 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी तथा 1854 में नागपुर का विलय किया गया। 1856 में डलहौजी ने अवध का विलय कुप्रशासन के बहाने से किया। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा ये पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लूसेंट में भी दे रखा है और लगभग जितने भी बुक्स है सब में आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है ना, मैचिंग के लिए क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो आपको ईयर दे दिया जाएगा और जगह दे दिया जाएगा कि लॉर्ड डलहौजी ने किस ईयर में किस जगह को जीता था, अपने अंदर में विलय किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जो भी है पॉइंट्स वो याद करने हैं, रखने हैं। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके हैं, एक तो सतारा हो ही गया, झांसी से भी क्वेश्चंस आ गए हैं और आते हैं, और 1856 में जो अवध का विलय हुआ था किसके तहत, तो कुप्रशासन के तहत हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमने आज टॉपिक किया उसको आप लोग एक बार रिवाइज कर सकते हैं और आशा करता हूं कि इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोग बड़े आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं किसी भी एग्जाम्स में, बिहार दरोगा, जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। थैंक यू आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।